अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 6, वुंडिंग ऑफ द टिश्यू या बॉडी टिश्यू अगर की जाती है तो वो दैट इज़ पनिशेबल एक्ट अंडर द पाकिस्तान पीनल कोड। और उसमें अगर एक्सटर्नल है तो इट इज़ इन्वॉल्विंग स्किन एंड टिश्यू, इंटरनल है तो मेम्ब्रेन और ऑर्गन को इन्वॉल्व करती है। लीगल रिक्वायरमेंट्स में कंप्लीट आपको मेडिकल ऑब्जर्वेशन चाहिए होती है उस वुंड की, उसके सारे करेक्टरिस्टिक्स के रिक्वायर्ड होते हैं। और मेडिकल प्रैक्टिशनर जो कि एक्चुअली एक्सपर्ट है काम करने में, उसी को ये काम करना चाहिए। ये सारी उन्होंने क्लासिफिकेशन दी हुई है टाइप्स ऑफ वुंडिंग की, और मैनर ऑफ इन्फ्लिक्शन की बेस पर एक्सीडेंट, सेल्फ इन्फ्लिक्टेड और होमिसाइडल के अंदर डिवाइड कर देते हैं। मैकेनिकली जो कॉज होती हैं ना मैकेनिकल इंजरी कहते हैं। फैक्टर्स जो कि कंट्रोल करे होते हैं शेप ऑफ इंजरी, वो दो तरह के हो सकते हैं, इधर वेपन रिलेटेड, इधर पार्ट्स तक। टाइप ऑफ वेपन का मतलब है कि शार्प एज्ड वेपन है या ब्लंट एज्ड वेपन है। वेट एंड वेलोसिटी, कि कितना वेट है, जैसे बुलेट है उसका वेट कितना है और कितनी वेलोसिटी से वो ट्रेवल कर रही है। मैनर डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। डायरेक्ट है कि डायरेक्टली इधर मारा गया, और इनडायरेक्ट है कि जैसे कोई अगर गिर गया है और उसकी क्लेविकल फ्रैक्चर हो गया, क्लेविकल इनडायरेक्टली फ्रैक्चर हुआ, क्लेविकल एक्चुअली ज़मीन के साथ या पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट में नहीं थी। फिर है फैक्टर्स इन द पार्ट्स तक। इसमें सबसे पहले आर्किटेक्चर है बॉडी पार्ट, मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट और टिश्यू रेजिस्टेंस है। आर्किटेक्चर और बॉडी पार्ट को देखें तो डिफरेंट बॉडी के अंदर डिफरेंट पार्ट्स के डिफरेंट आर्किटेक्चर होता है। कुछ सॉफ्ट और इलास्टिक होते हैं जैसे स्किन, फैट, मसल और इंटरनल ऑर्गन्स, और कुछ रिजिड होते हैं और लेस इलास्टिक होते हैं जैसे मेम्ब्रेन, कार्टिलेज, और कुछ हार्ड और लिमिटेड होते हैं जैसे कि बोन्स। बोन की इलास्टिसिटी अगेन डिपेंड कर रही होती है एज पर, कैल्सिफिकेशन पर और शेप ऑफ बोन पर। जो इन्फेंट्स की बोन होती हैं वो ज़्यादा इलास्टिक होती हैं, यानी बोन की शेप, साइज, डेंसिटी सब कुछ मैटर कर रहा होता है। बॉडी पार्ट कम्पैक्ट भी हो सकता है और वो कैविटी भी हो सकती है, जैसे एब्डोमेन कैविटी, और कम्पैक्ट जैसे लिम्स है। डिफरेंट तरह के ऑर्गन्स में लिवर, स्प्लीन और किडनी सॉलिड होते हैं, और लंग स्पॉन्जी होते हैं, उनके अंदर एयर होती है। स्टमक वगैरह ये जो जिनके अंदर हॉलो सैक वाले ऑर्गन्स होते हैं, इनके अंदर सेमी सॉलिड डेंसिटी के फ्लूइड वगैरह मौजूद होते हैं। अब इसमें फर्दर फिर उन्होंने बताया कि ऐसा हो सकता है कि एक ही तरह की से अगर किसी एक ही वेपन और एक ही तरह की आपने इस्तेमाल किया है कि वे ऑफ हिटिंग है, तो वो एक जगह लेसरेशन प्रोड्यूस कर रहा हो जबकि दूसरी जगह बटक्स पर जैसे ब्रूस प्रोड्यूस करेगा, जबकि हेड पर लेसरेशन प्रोड्यूस करेगा, बिकॉज बॉडी पार्ट वेरी कर रहे हैं। मूवमेंट ऑफ पार्ट की जब मारा गया तब उसकी मूवमेंट क्या थी, क्या वो स्टेशनरी था या वो खुद इन मोशन था। स्टेशनरी होगा तो लोकल इंजरी प्रोड्यूस होती है, अगर खुद वो इन मूविंग था, मूविंग पोजिशन था और वो आगे स्टेशनरी ऑब्जेक्ट से आके लगा है, तो उसके केस में डिफरेंट तरह से इंजरी प्रोड्यूस होती है। स्टेशनरी वाली में डीपर स्ट्रक्चर्स भी डैमेज हो जाते हैं ऑल्दो लोकल इंजरी प्रोड्यूस होती है। तो जब मूविंग वाला होता है तो उसमें लोकल इंजरी प्रोड्यूस होती है एक्सटर्नली, और डिसेलरेशन और एडिशनली जो बाद में डिसेलरेशन का इफेक्ट होता है इंटरनल ऑर्गन्स पर, वो दो साइड्स पर इंजरी प्रोड्यूस कर रहा होता है। जैसे मेम्ब्रेन्स, अगर ब्रेन का एग्जांपल ले लें तो उसकी मेम्ब्रेन्स वगैरह भी डैमेज हो जाती हैं, यानी जिस साइड पर इफेक्ट हुआ है वहाँ पर कूप इंजरी और उसकी ऑपोजिट साइड पर काउटर कूप इंजरी हो जाती है। टिश्यू रेजिस्टेंस की बात करें तो अगेन जो स्किन और मसल्स हैं वो ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सकते हैं किसी भी इम्पैक्ट को एज़ कम्पेयर टू स्कल। अगेन इट डिपेंड्स अपॉन टाइप, एक्सटेंट, सरफेस एरिया और टिश्यू जो इन्वॉल्व है, इधर वो इलास्टिक है या नहीं है। रिलेशनशिप ऑफ शेप एंड इंजरी विद मैकेनिज्म इन्वॉल्व, कि किस मैकेनिज्म से इंजरी की गई है। एब्रेजन जो होता है उसके अंदर एक्सटीरियर पार्ट ऑफ द स्किन तक ये सिर्फ रेस्ट्रिक्टेड होती है, इसमें हार्ड या रफ ऑब्जेक्ट होता है और प्रेशर के साथ बॉडी किसी सरफेस के अगेंस्ट मूव कर रहा होता है और उसके नतीजे में एब्रेजन प्रोड्यूस हो जाती है। एब्रेजन को मूविंग एब्रेजन, इम्प्रिंट एब्रेजन या फ्रैक्शन एब्रेजन में कैटेगराइज करते हैं, जिसमें मूविंग एब्रेजन स्क्रैच भी हो सकती है और ग्रेज भी हो सकते हैं। अगर तो मूविंग एब्रेजन बेसिकली आपको बता रही होती है कि डायरेक्शन क्या है एब्रेजन की, और अगर उसके इस तरह से हो रहा है कि एंड पर एपिडर्मिस की हीपिंग हो रही है तो उसे पर स्क्रैच कहेंगे, जैसे फिंगर नेल, पिन या कांटे वगैरह से हुई है तो एक एंड पर पाइलिंग हो जाती है एपिडर्मिस की। दूसरी तरफ अगर देखें तो ग्रेज की बात करें तो बॉडी सरफेस ड्रैग हो रही होती है किसी रफ ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट, जिस तरह आरटीए में हो रहा होता है या कोई व्हीकल के एक्सीडेंट में हो रहा है। इम्प्रिंट एब्रेजन की बात करें तो जैसे शू की हील से एब्रेजन होती है वो इम्प्रिंट एब्रेजन होती है। फिर लाइगेचर मार्क अराउंड द नेक है तो उसका पैटर्न भी बन जाता है इम्प्रिंट एब्रेजन के अंदर, तो ये इम्प्रिंट एब्रेजन के अंदर आ जाता है। इसमें आपने ये देखना होता है कि कभी कभार ऐसा होता है कि पोस्टमार्टम मतलब आफ्टर द डेथ भी एपिडर्मिस का रिमूवल हो रहा होता है जब रफ हैंडलिंग कर ली जाती है कॉर्प्स की, मतलब उसकी बॉडी जो है किसी हार्ड ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट रब हो गई है तो उस सिलसिले में, ठीक है। तो आपने इन दोनों को अलग अलग कैटेगराइज करना होता है, नॉट इन ऑर्डर नॉट टू कन्फ्यूज़ द बोथ। पोस्टमार्टम एब्रेजन जो होती है वो फेंटर होती है और उसकी पार्चमेंट लाइक अपेयरेंस होती है, और जो एंटी मॉर्टम होती है उसके अंदर वाइटल रिएक्शंस मौजूद होते हैं। एज ऑफ एब्रेजन की बात करें तो उस सिलसिले में बेसिकली एब्रेजन जो होती है वो जल्दी से हील कर जाती है। एब्रेजन के ऊपर फिर जो इफ्यूज़ सीरम होता है जब वो ड्राई कर जाता है उसके जो कलर्स वगैरह होते हैं उससे हम पता लगा रहे होते हैं
अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि सबसे पहले स्ट्रॉ टू येलो यू ब्राउन कलर होता है, सॉफ्ट स्कैब 2 दिनों में बन जाता है, उसके बाद उसकी हार्डनिंग होती है 3 से 4 दिनों में, और फिर हार्ड स्कैब रिट्रैक्ट हो जाता है 4 दिनों में, और उसके बाद वो गिर जाता है। ब्रूज जिसे कंटूजन भी कहते हैं, ये ब्लंट वेपन से होता है, बी फॉर ब्रूज, बी फॉर ब्लंट वेपन। और इसमें क्या होता है कि सडन टिश्यू इंडेंटेशन होती है पहले, और उसके बाद रिकॉइल होता है, ठीक है। जो एरिया स्टक होगा वो सोलन भी होगा, रेड भी होगा और पेनफुल होगा, और बिसाइड दैट जो डेप्थ होती है, जो नीचे वाले इसके पड़े होते हैं चीज़ें, वो भी डैमेज हो जाती हैं। और अगेन इट डिपेंड्स अपॉन के शेप ऑफ जो स्ट्राइकिंग वेपन है उसका भी एक्वायर कर लेते हैं, स्ट्राइकिंग वेपन की शेप इख्तियार कर लेते हैं ब्रूज। ब्रूजिंग बाहर की तो हम बात करते हैं कि सही है, ब्रूजिंग हो रही है सरफेस पर, लेकिन इंटरनल ऑर्गन्स की ब्रूजिंग भी हो सकती है। जो सेवेरिटी ऑफ ब्रूज को फैक्टर्स कंट्रोल करते हैं उसमें एज, फोर्स अप्लाइड, क्वांटिटी, टिश्यू का टाइप, स्टेट ऑफ द हेल्थ क्या है पहले से, और स्किन का कलर आ जाता है। ग्रेविटी शिफ्टिंग भी होती है ब्रूज की, कि इंजरी एक जगह पर हुई है लेकिन ग्रेविटी के नतीजे में जो ब्रूज का सारा ब्रूज नीचे आके बन गया है, ठीक है, जो एक्स्ट्रा विजिट कर गई हैं चीज़ें नीचे। वजह क्योंकि पहली बात ग्रेविटी, और दूसरी बात जो नीचे वाला एरिया था वो लेस रेजिस्टेंस वाला एरिया था। तो फर्स्ट 24 आवर्स के अंदर ये हो जाता है। जिस तरह से अगर स्कैल्प पर हिट किया जाए, फोरहेड पर हिट किया जाए, तो उसके नतीजे में आई ब्लैक हो जाती है क्योंकि वो नीचे आ जाता है ब्लड वगैरह। तो इट इज़ एडवाइजेबल कि आपने री एग्जामिन करना होता है 24 घंटों में के बाद दोबारा से विक्टिम को। एज ऑफ ब्रूज की बात करें तो कलर चेंजेस डिपेंड कर रहे होते हैं कि टिश्यू के पास कितनी कैपेबिलिटी है उसको एब्जॉर्ब करने की। कैपिलरी के अंदर जो ब्लड होता है वो डार्क रेड होता है ब्रूज, लेकिन पर्पल कलर का पेयर होता है। 2 दिनों में ये डार्कनिंग हो जाती है, 4 से 5 दिनों में ग्रीनिश हो जाता है, 7 से 10 दिनों में येलो हो जाता है, अगेन डिसअपेयर होगा वो 7 से 15 दिनों में, और अगेन साइट, साइज, डेप्थ, ये सब कुछ पे डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। फिर है कि जब पुलिस टॉर्चर वगैरह के केसेस के अंदर एक ही बॉडी पार्ट को रेपिटेटिवली स्ट्राइक किया जाता है तो उसे कहते हैं बैटरिंग। इसमें टिश्यू ब्रेक हो जाता है और उसकी ऑक्सीजनेशन और एंजाइम की एक्शन वगैरह डिस्टर्ब हो जाती हैं, और जिसकी वजह से जो कलर चेंजेस आनी होती हैं वो फर्स्ट 2 डेज़ टू फ्यू आवर्स में आ जाती हैं, यानी वो बहुत प्रोसेस जो है वो फास्ट हो जाता है, ठीक है। और एफ्यूज ब्लड का कलर जो होता है वो डीप ब्लू होता है। उसके बाद फिर कॉन्सेप्ट है सूडो ब्रूजिंग का। इसमें क्या होता है कि पोस्टमार्टम लिविडिटी एक जगह मौजूद थी लेकिन वो दूसरे टिश्यू के अंदर चली गई है ड्यू टू द गैस के प्रेशर की वजह से, ठीक है, अपनी एक्चुअल हाइपोस्टेसिस की जगह के एरिया से किसी और एरिया पे जाके मूव कर गई और उसने वहाँ पर सूडो ब्रूजिंग कॉज कर दी है। जिस तरह स्किन, इंटरनल ऑर्गन्स और टिश्यू वगैरह के अंदर हो सकता है, ठीक है। ये आपने एंटीमॉर्टम ब्रूजिंग जो होती है, मतलब ब्रूज और हाइपोस्टेसिस के अंदर डिफ्रेंशिएट करना होता है, दैट्स इंपॉर्टेंट। लेसरेटेड वुंड एक ओपन वुंड होता है, स्किन ब्रीच हो रही है, इंटरनल ऑर्गन डैमेज, अंडरलाइंग टिश्यू डैमेज है, इरेगुलर मार्जिन, हेल डिफाइंड एंगल्स हैं, वॉल्स ब्रेजिंग शो कर रही होती हैं टिश्यू टैग्स की, हेयर जो होते हैं वो वूंड के अंदर पुशन हुए होते हैं, बल्ब उनके डैमेज होते हैं और डीनोडेशन वहाँ पर होती है, और एक्सटर्नल हेमरेज लिमिटेड होता है। स्प्लिट, ओवर स्ट्रेच या ग्राइंडिंग कंप्रेशन हो सकती है। स्प्लिट को क्रश लेसरेशन भी कहते हैं, उन एरियाज़ में होती है जहाँ पर स्किन को नीचे वाली बोन ने बहुत फर्मली सपोर्ट किया हुआ है, जैसा कि स्कैल्प, फोरहेड या चिन के अंदर, और ये इंसाइज वुंड से रिजेंबल कर रही होती है। आगे मूव करें तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में भी उन्होंने ऊपर वाली कैरेक्टरिस्टिक्स की ऑलमोस्ट दी हुई हैं। ओवर स्ट्रेच लेसरेशन के अंदर तो इसमें स्किन को उन जगहों पर होती है जहाँ पर स्किन को नीचे वाली बोन लूजली सपोर्ट कर रही है, ठीक है। तो इसमें लोकलाइज प्रेशर अप्लाई होता है लेकिन साथ पुल या पुश भी अप्लाई होता है जिसकी वजह से स्ट्रेचिंग होती है, ओवर स्ट्रेचिंग होती है जिसकी वजह से इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाती है, टिश्यू रप्चर करेगा और वो सेपरेट हो जाएगा अपने अंडरलाइंग स्ट्रक्चर से। ये जो ओवर स्ट्रेचिंग होती है, ये जो रप्चर ऑफ स्किन होती है, ये ओवर स्ट्रेचिंग की वजह से भी हो रही होती है, फ्रैक्चर या डिफॉर्मिटी ऑफ द बोन की वजह से भी हो रही होती है। इसमें बेसिकली इंडस्ट्री और आरटीए वाली इंजरीज आ जाती हैं। अच्छा, फिर आगे है ग्राइंडिंग कंप्रेशन या लेसरेशन। इसकी अगर बात करें तो हैवी ऑटोमोबाइल व्हील अगर ऊपर से गुजर गया है तो कंप्रेशन हो जाती है मसल की, और इसके अंदर स्किन परफोरेशंस भी अपेयर हो सकती हैं। अंडरलाइंग स्ट्रक्चर से वो अलग हो जाता है, मसल्स क्रश हो जाते हैं और दूसरे स्पोर्टिंग टिश्यू भी जो पड़े हैं वो भी क्रश हो जाएंगे। इसमें अंदर एक्स्ट्रावाइजेशन जो होती है पोटेंशियल स्पेसेस की, के अंदर ब्लड की वो बहुत ज़्यादा मौजूद होती है, स्वेलिंग होती है, बहुत पेनफुल होता है, और एक्सटर्नल ब्लीडिंग इसके अंदर कम होती है, ठीक है। ऐसी लेसरेशन जब वाइड एरिया पर प्रोड्यूस होती है तो उसकी वजह से क्रश सिंड्रोम में फैट एम्बोलिज्म भी हो सकता है अगेन, बट इट डिपेंड्स के नंबर ऑफ वुंड्स एंड एक्सटेंड एंड पीरियड ऑफ हेमरेज, एंड फाइनली जो डेथ हो रही होती है वो रीनल फेलियर की वजह से हो सकती है। इंसाइज वुंड पर अगर आएँ तो इंसाइज वुंड इज़ ऑल अबाउट कि नाइफ या शार्प एज वेपन से वुंड इन्फ्लिक्ट किया गया है, और इसमें नेसेसरी इंग्रेडिएंट है कि वेपन जो है वो मूवमेंट हुई है उसकी, बट अगेन कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं उस वुंड की वो डिपेंड कर रही है शेप पर, मैनर पर, उस पर डिपेंड, डायमेंशन पर, ठीक है। इसके अंदर क्लोथ्स जो होते हैं उनके अंदर भी करस्पॉन्डिंग इंजरी मौजूद होती है, होल मौजूद होता है, ठीक है, और ब्लड स्टेन्ड होते हैं। इसमें वुंड जो होता है वो लीनियर भी हो सकता है, स्पिंडल शेप भी हो सकता है, गेपिंग मौजूद हो सकती है अलॉन्ग द लाइन्स ऑफ लैंगर,
वॉल्स क्लीन मार्जिन शो कर रही होती हैं, शार्प एंगल होते हैं, स्मूथ वॉल्स होती हैं, एक्सटर्नल हेमरेज इसके अंदर ज़्यादा होता है, और अगेन कटिंग ऑफ एयर इंक्लूडिंग बल्ब्स में मौजूद होती है। नीचे इनसाइज और लेसरेटेड वुंड का डिफरेंस दिया। पेनिट्रेटिंग एंड पंक्चरिंग वुंड देखें तो कोई भी शार्प एज या पॉइंटेड वेपन अगर पेनिट्रेट कर गया है या पंक्चर करता है किसी कैविटी को, जैसे क्रेनियम, चेस्ट या एब्डोमेन पियर्स हो जाती है कैविटी, तो उसकी वजह से ये प्रोड्यूस हो जाता है। अगेन वही बात है कि हर जो इंजरी है वो 10 फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही होती है, मतलब नंबर ऑफ फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही होती है, जैसे कि शेप क्या है, एक्सटर्नल डायमेंशन ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ, और सारा कुछ डिपेंड कर रहा होता है कि वेपन का साइज़ क्या है और उसकी शेप क्या है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं इसकी इनसाइज वूंड से रिजेंबल कर रही होती हैं, लेकिन इसका जो एक डिफरेंट पॉइंट है वो ये है कि इसके अंदर डेप्थ मौजूद होती है और डेप्थ इसकी ग्रेटेस्ट डायमेंशन होती है। इन सबको ना जो एब्रेजन और लेसरेशन वगैरह इसकी अलग से मैंने वीडियो डाली हुई है जिसके अंदर हमने लाइन लगा के कंपेयर किया हुआ है, और उस तरह से इट्स ईजी टू रिमेंबर इंस्टेड के इस तरह बिखरा हुआ पड़े। बहरहाल लेट्स गो थ्रू इट। एक्सटर्नल वुंड के इसके अंदर तो अपने वो करेक्टरिस्टिक शो कर रहा होता है, लेकिन अंदर एक्यूट हेमोरेजिक शॉक हो सकता है, नीमोथोरिक हो सकता है, और एम्फाइमा भी हो सकता है। जब एज डिटर्मिनेशन की बात आ जाती है ओपन वुंड के केस में, तो अगेन डिपेंड करता है कि वो कहीं इन्फेक्ट तो नहीं हो गया। एक फिर हम दो कैटेगरीज में से कर लेते हैं कि एक क्लीन और नॉन गेपिंग है, उसके अंदर लिम्फ ब्लड कवर किया होता है उसको और क्लॉट अपेयर हो जाता है 24 से 36 आवर्स के अंदर, एजेस एडहियर कर जाते हैं 3 से 4 दिन के अंदर, और रेड लीनियर स्कार फॉर्मेशन हो जाती है 7 से 10 दिन के अंदर, और कलर ब्राउन हो जाता है। इन्फेक्टेड और जहाँ गेपिंग मौजूद है उसमें हाईली सेप्टिक और स्लाइटली सेप्टिक और ग्रॉसली सेप्टिक आ जाता है। स्लाइटली सेप्टिक के अंदर स्वेलिंग हो जाएगी मार्जिन्स की 12 से 16 घंटे के अंदर, सीरोपेरुलेंट डिस्चार्ज वहाँ पर मौजूद होगा 3 से 4 दिन के अंदर, रेड ग्रेनुलेशन अपेयर होगी 5 से 6 दिन के अंदर, हीलिंग जो होती है वो कंप्लीट हो जाती है 12 से 16 दिन के अंदर, और फ्रेश स्कार प्रोमिनेंट होता है और सरफेस से रेज्ड होता है। ग्रॉसली सेप्टिक के अंदर ये ओपन रहता है फॉर इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम, और इसमें उस तरह से एज ऑफ वुंड की एस्टिमेशन पॉसिबल नहीं है। बोन फ्रैक्चर डायरेक्ट मैकेनिकल एप्लीकेशन से भी हो सकता है या इनडायरेक्ट से भी हो सकता है। इसमें लॉन्ग और स्कल बोन्स मेनली इफेक्ट होती हैं। इसमें स्लाइड फोर्स और ग्रेटर फोर्स डिपेंड कर रहा होता है कि फोर्स कितनी लगी है, उसके बेस पर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिफर कर रही होती हैं। स्लाइड फोर्स बोन इलास्टिसिटी के लिमिट के अंदर अगर अप्लाई की गई है तो वो एक लोकल इंडेंटेशन कॉज करती है जिसमें बोन ब्रेक नहीं होती बल्कि रिकॉयल बैक कर जाती है। ग्रेटर फोर्स जबकि बोन इलास्टिसिटी की लिमिट को एक्सीड कर गई है तो उसमें फ्रैक्चर प्रोड्यूस होता है और पॉइंट ऑफ मैक्सिमम कन्वेक्सिटी पर फ्रैक्चर होता है। लॉन्ग बोन फ्रैक्चर के अंदर देखें तो पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट पर भी हो सकता है या फिर इनडायरेक्टली भी हो सकता है, जहाँ पर बोन एज ए लिवर एक्ट कर रही है और फोर्स जो है किसी और रिमोट वीकर पॉइंट पर फ्रैक्चर प्रोड्यूस कर रही है। लॉन्ग बोन्स जो होती हैं बच्चों के अंदर वो ज़्यादा इलास्टिक होती हैं, बच्चों के अंदर इस वजह से ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर्स प्रोड्यूस होते हैं। इनडायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स की वजह से स्पाइरल फ्रैक्चर हो सकता है लिम्ब का, जब लिम्ब ट्विस्ट हुआ है। ट्रांसवर्स फ्रैक्चर हो सकता है या फिर जो लिम्ब के एपिफिसिस है वहाँ पर से सेपरेशन हो सकती है, जैसा कि अगर पुश और पुल करते जाएँ तो तब होती है जैसे कि बैटर्ड बेबी सिंड्रोम के अंदर होती है। स्कल बोन के फ्रैक्चर की बात करें तो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर और स्ट्रेंथ पर अगेन डिपेंड करता है, थिननेस एंड थिकनेस इन बोथ वॉल्स एंड बेस पर डिपेंड करता है। बहरहाल अगर डायरेक्ट फोर्स है तो लीनियर फ्रैक्चर होता है, इनडायरेक्ट फोर्स है तो फिशर्ड फ्रैक्चर होता है जो कि प्रेजेंट होता है डिस्टेंट फ्रॉम द साइट ऑफ इम्पैक्ट। ठीक है, फोर्स जो फेस की होती है, अगर जैसे मैंडिबल पर किसी ने फोर्स अप्लाई की है तो वो बेस ऑफ स्कल तक भी ट्रांसमिट हो सकती है और वो वीकेस्ट पोर्शन जो है स्कल का क्रेब्रिफॉर्म प्लेट ऑफ द एथमॉइड उसको भी फ्रैक्चर कर सकती है। इसी तरह एक और एग्जांपल उन्होंने दी वेस्ट ट्रांसमिशन की, हाइट से गिर रहा है और उसके पाँव के जरिए स्पाइंस के जरिए फोर्स जो है वो जा सकती है स्कल में और बेस ऑफ स्कल फ्रैक्चर हो सकती है। फिर रोबोथैम्स ने डिवाइड किया हुआ है, इसकी कैटेगरीज उसने बनाई हुई है। रोबोथैम्स कैटेगरीज दो हैं, लोकल डिफॉर्मेशन है एक और दूसरी है जनरल डिफॉर्मेशन। लोकल डिफॉर्मेशन साइड पर होती है, जनरल वाली होल स्कल के अंदर होती है। लोकल डिफॉर्मेशन को देखें तो उसमें आउटर टेबल क्रश हो जाता है इनटू द डिप्लॉय या फिर बेंड मौजूद होता है स्कल की बोन का। ठीक है, इसमें एक शैलो सी कोन बन जाती है। इसको इस डायग्राम को देख के अगर समझें तो समझ आ जाएगी। ठीक है, जो शैलो सी कोन बनती है उसके अंदर एक एपेक्स होता है और एपेक्स जो होता है वो इनर टेबल के अंदर स्ट्रेच कर रहा होता है। इनर टेबल अंदर वाला है, आउटर टेबल बाहर वाला है। जब कोन बनती है तो इनर टेबल के अंदर वो जा रहा होता है। पेरिफेरी पर अगर देखें तो वहाँ पर बेंट मौजूद होता है। अगर बोन की स्ट्रेंथ से ज़्यादा फोर्स अप्लाई हो गई है तो दोनों टेबल्स फ्रैक्चर हो जाते हैं। इनर टेबल पहले फ्रैक्चर होता है आउटर टेबल से, अगर इनर टेबल वाली साइड से फोर्स लग रही है, और अगर आउटर टेबल वाली साइड से लग रही है तो फिर आउटर टेबल पहले फ्रैक्चर होता है। ठीक है, जैसे अगर कोई बुलेट है और वो गई है और वो फ्रैक्चर कर रही है तो वो पहले एक बार एंटर होगी स्कल में यहाँ से, फिर उसने यहाँ से निकलना है। तो इट डिपेंड्स कि कौन सा टेबल पहले फ्रैक्चर हो रहा है। ठीक है, जब कम्प्लीटली दोनों टेबल ब्रेक हो जाते हैं तो फिर डिप्रेस्ड कम्युनेटेड फ्रैक्चर हो जाता है।
फ्रैक्चर लाइन इसके अंदर जो मौजूद होती है वो रेडियली रन कर रही होती है फ्रॉम द सेंट्रल पॉइंट एट द एपेक्स ऑफ द कोन टू द पेरिफेरी, और फ्रैक्चर लाइन सर्कुलर मैनर के अंदर भी रन कर सकती है। जनरल डिफॉर्मेशन को देखें तो उसके अंदर पूरा जो स्कल होता है उसमें कंप्रेशन मौजूद होती है। जब स्कल की कंप्रेशन अगर एक प्लेन में हुई है तो वो एक इलास्टिक सफ़ेयर के तौर पर बिहेव करता है और दूसरी उसके ऑपोजिट साइड पर बल्जिंग अपेयर हो जाती है। ठीक है, तो जब डिलीवरी के दौरान फोर्सेप्स अप्लाई होते हैं या फिर आरटीए में या फिर इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स में इसकी एप्लीकेशन आपको मिल जाती है। स्कल जब कंप्रेस होता है लेटरली तो वो इलोंगेट कर जाता है वर्टिकल और लॉन्गिट्यूडनल प्लेन के अंदर, उन प्लेन्स के अंदर पर फ्रैक्चर हो जाता है। ये फ्रैक्चर्स जो होते हैं यूजुअली फिशर्ड फ्रैक्चर्स होते हैं और एक्चुअल जहाँ पर फोर्स अप्लाई हो रही है उससे थोड़ी सी डिस्टेंट साइड पर फ्रैक्चर हो रहा होता है। कॉम्प्लिकेशन इस फ्रैक्चर की यही होती हैं कि एडहेजन डेवलप हो सकती हैं बिटवीन ड्यूरा मैटर और ब्रेन के सब्सटेंस, और उसकी वजह से ट्रॉमेटिक एपिलेप्सी भी हो सकती है। मॉर्टेस ने ये बोला है कि जब स्कल कंप्रेस होता है तो इनर टेबल और आउटर टेबल के दरमियान जो स्पॉन्जियोजा मौजूद होता है वो फ्रेजाइल मटेरियल होता है, जिसकी वजह से आउटर टेबल इस तरह से डिप्लॉय के अंदर ड्रिवन इनटू द डिप्लॉय के अंदर पुश हो सकता है विदाउट डिस्टर्बिंग द इनर टेबल, लेकिन ये अनकॉमन है।